हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट और आज है उसका लेक्चर नंबर 14 जिसमें हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स। ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वैसे ही इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो सब लोग ध्यान दोगे। ये टॉपिक ख़त्म होने के बाद मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी लेने वाली हूँ ताकि आपको क्लियर होगा कि ये टॉपिक कितनी डेप्थ तक है। तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्यूरेसी क्या होती है। सपोज मैंने आपको एक टास्क दिया, आपको बोला कि आप लोग ये पेन का लेंथ मेजर करके मुझे बताओ, ठीक है। मैंने 4 स्टूडेंट्स लिए और 4 स्टूडेंट्स को बोला कि ये पेन का लेंथ मुझे मेजर करके बताओ। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लोगे। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से आप इसका स्केल मेजर करोगे, इसका लेंथ मेजर करोगे। सपोज ये अभी यहाँ पे आ रहा है 14, ओके, नियर अप्रोक्सीमेट। तो क्या ये एक्यूरेट 14 रीडिंग है क्या? एक स्टूडेंट जिसने रीडिंग लिया वो बोलेगा कि मैम ये जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द पेन है, वो मेरा आ रहा है 13.9 सेंटीमीटर, ओके। दूसरा स्टूडेंट बोलेगा कि मैम ये जो लेंथ है ये आ रहा है 14.1 सेंटीमीटर। तीसरा बोलेगा कि मैम ये आ रहा है 13.8 सेंटीमीटर। चौथा बोलेगा कि ये आ रहा है 14.2 सेंटीमीटर। इसका मतलब देखो, 4 स्टूडेंट्स के 4 टाइप के रीडिंग हमें मिले। एक का मिला 13.9 एक्यूरेट रीडिंग। अपनी ट्रू वैल्यू क्या है? व्हाट इज़ द ट्रू वैल्यू जो मैंने आपको बताई? मुझे पता है इसका रीडिंग कितना है, एक्यूरेट रीडिंग चाहिए मुझे, 0.1 का भी डिफरेंस नहीं चाहिए। तो ट्रू वैल्यू तो मुझे पता है, ट्रू वैल्यू कितने है? 14 सेंटीमीटर। तो ये 14 सेंटीमीटर है, ये मुझे पता है, लेकिन आपका रीडिंग क्या आ रहा है? किसी का 13.9, मतलब 0.1 का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है भी, यहाँ पे भी 0.1 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे 2 से डिक्रीज हो रहा है, 0.2 से डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे 0.2 से इंक्रीज हो रहा है। मतलब हर किसी का रीडिंग अलग अलग आ रहा है। तो ये एक्यूरेट है क्या? आप बोलोगे मैम इससे क्या डिफरेंस होगा, 0.1 का तो ही डिफरेंस है ना, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ले सकते इतना रीडिंग। बट मैं बोलूँ नहीं, ये डिफरेंस है। देखो, कुछ कुछ कंपनीज होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें मेजरमेंट जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, मतलब एक्यूरेसी उस मेजरमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मैं बोलूँ, सपोज मुझे ये पेन कैप बनाने की कंपनी है, ये पेन है, ये पेन कैप है। ये पेन कैप अगर 0.1 से भी बड़ा हो जाए, 0.1 से भी इसका डायमीटर अगर बड़ा हो जाए, तो ये पेन कैप इसको फिट ही नहीं होगी। कैसे? देखो, अगर इसको क्रैक जाती है तो आपको पता है किसी पेन की कैप को अगर क्रैक गई तो वो फिट नहीं होता। तो ये पेन कोई लेगा क्या अगर ये फिट ही नहीं है? तो यहाँ पे एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 0.1 का भी डिफरेंस मैटर कर रहा है। तो ऐसे कुछ मेजरमेंट्स में एक्यूरेसी 0.1 से भी मैटर करती है, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वही एक्यूरेसी हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो ये अलग अलग जो रीडिंग मिले, इसमें हमें क्या मिली है? एरर मिली है। ये एक्यूरेट रीडिंग नहीं है। अगर हम देखें, डिफरेंस देखें दोनों का, ट्रू वैल्यू और इसको हम बोलेंगे मेजरिंग वैल्यू और इसको हम बोलेंगे ट्रू वैल्यू। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, दैट इज नथिंग बट द एरर। और फॉल्ट आ रहा है, फॉल्ट विच में ऑकर ड्यूरिंग द मेजरमेंट, दैट इज नथिंग बट द एरर। तो ये विदाउट एरर जो रीडिंग होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एक्यूरेसी बोलेंगे। मतलब वो जो वैल्यू है वो कितनी एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू के इक्वल है उसको हम बोलते हैं, कितनी एक्यूरेट है उसको हम बोलते हैं एक्यूरेसी। तो इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ, फिजिक्स की लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन क्या आएगी देखो। तो इसकी डेफिनेशन देखो क्या है, एक्यूरेसी इज हाउ क्लोज टू मेजरमेंट इज टू द एक्चुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू। जो हम एक्चुअल वैल्यू हमें मिली है, जो ट्रू वैल्यू है, जो एक्यूरेट मेजरमेंट है, उसके कितने क्लोज होता है अपना मेजरमेंट, कितनी क्लोज होती है वो वैल्यू, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्यूरेसी ऑफ दैट मेजरमेंट, एक्यूरेसी ऑफ दैट क्वांटिटी। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन इन फिजिक्स लैंग्वेज। एक्यूरेसी की ये डेफिनेशन है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद हम देखते हैं प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या होता है देखो,
प्रिसीजन का मतलब होता है कि रिपीटेड वैल्यू, मतलब आप लोगों ने, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, L1 कितना था 13.9, उसके बाद L2 था 14.1। तो ये क्या किया हमने, रिपीटेड प्रोसीजर की, मतलब रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट आपको मिल रहा है। इसका क्या मिल रहा है, रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट। अगर एक एक्यूरेट नहीं है, एक हमें पता नहीं एक्यूरेट है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं, दूसरा रीडिंग लेते हैं। दूसरा पता नहीं एक्यूरेट है कि नहीं, हम तीसरा रीडिंग लेते हैं। तो ऐसे 3-4 रीडिंग हम लोग लेते हैं, मतलब प्रोसेस को रिपीट करते जाते हैं, कंसिस्टेंटली प्रोसेस रिपीट होती है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिसीजन। तो इसको शॉर्ट में बोला जाए तो रिपीटेबिलिटी ऑफ मेजरिंग प्रोसेस, ऐसे हम बोल सकते हैं प्रिसीजन का मीनिंग, रिपीटेबिलिटी ऑफ मेजरिंग प्रोसेस। बट ऐसे आंसर लिख के नहीं चलेगा, आपको प्रॉपर डेफिनेशन देनी पड़ेगी आपको। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है वो मैं आपको बताती हूँ, बट इसका मीनिंग आप याद रखो कि जो प्रोसेस को हम एक्यूरेसी आने के लिए रिपीट करते रहें, रिपीटेबिलिटी ऑफ मेजरिंग प्रोसेस इज नथिंग बट द प्रिसीजन। और ये किसके लिए करते हैं, एक्यूरेसी के लिए। तो फिजिक्स के लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन देखो क्या है, इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ कंसिस्टेंटली अ डिवाइस रिकॉर्ड्स नियरली आइडेंटिकल वैल्यूज, दैट मीन्स रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स कॉल्ड एज प्रिसीजन। ये है डेफिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट है रीजंस दैट में इंट्रोड्यूस पॉसिबल अनसर्टेनिटीज इन एन ऑब्जर्वेशंस। मतलब अभी हमने देखा कि L1 अलग आ रहा था, L2 अलग आ रहा था, ये इसको हम कहेंगे अनसर्टेनिटीज, मतलब इक्वल रीडिंग नहीं आ रहा है, तो ये अनसर्टेनिटीज आ रही है। तो ये कौन से रीजंस की वजह से आ रही है, सोचो ज़रा, ये ऐसे अनसर्टेनिटीज क्यों आ रही थी। उसमें तो हम बोल सकते कि स्टूडेंट ने अच्छे से मेजर नहीं किया, राइट ना, या फिर कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट खराब होते। फॉर एग्जांपल आपको मैंने पूछा कि टाइम कितना हुआ है, आपने बोला 12:10 हुए हैं, कंसिडर करो। मैम 12:10 हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में वॉच खराब है, एक्चुअल में टाइमिंग वॉच जो है 5 मिनट पीछे है, ऐसे हम लोग कंसिडर करके चलते हैं। तो 5 मिनट पीछे है, मतलब एक्यूरेट रीडिंग क्या आ रहा है, 12:15 आ रहा है। तो इसमें आपकी गलती है क्या, नहीं, रिजल्ट एक्यूरेट नहीं मिला, इसमें आपकी गलती नहीं है। गलती किसकी है, इंस्ट्रूमेंट की, आपका वॉच ही खराब था, राइट। तो ये वॉच खराब होने की वजह से अनसर्टेनिटी हमें मिली है। तो ऐसे कौन से रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें ऑब्जर्वेशंस में अनसर्टेनिटीज मिलेंगी, वो रीजंस मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहला रीज़न क्या है, क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। जो इंस्ट्रूमेंट हमने यूज़ किया है वो अच्छा है, ख़राब है, कैसा है, उसकी क्वालिटी के ऊपर बहुत डिपेंड करता है अनसर्टेनिटी ऑफ इन एन ऑब्जर्वेशन। सेकेंड है स्किल ऑफ द पर्सन डूइंग द एक्सपेरिमेंट। मतलब अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि इसका लेंथ मेजर करके दिखाओ। तो किसी स्टूडेंट ने क्या किया होगा, किसी स्टूडेंट ने यहाँ से स्टार्ट किया होगा, मतलब इतना पेन आगे है और यहाँ से उसने मेजरमेंट स्टार्ट किया होगा। किसी स्टूडेंट ने यहाँ से या फिर यहाँ से स्टार्ट किया होगा। तो इससे क्या होगी, 0.1 0.2 की गलती आएगी ही आएगी। मतलब यहाँ स्किल पर्सन का क्या है, अच्छा नहीं है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। सो सेकेंड रीज़न इज व्हाट, स्किल ऑफ द पर्सन डूइंग दैट एक्सपेरिमेंट। थर्ड रीज़न है द मेथड यूज फॉर मेजरमेंट। आपने कौन सा मेथड यूज़ किया है मेजरमेंट के लिए, क्योंकि एक ही मेजरमेंट के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। तो आपने एग्जैक्टली कौन सा मेथड यूज़ किया है मेजरमेंट के लिए, वो भी मैटर करता है। नेक्स्ट फैक्टर इज एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। मतलब देखो, एक्सटर्नल फैक्टर मतलब सपोज कोई एक्सपेरिमेंट जो है उसमें आपको टेम्परेचर मेजर करना है। तो अगर आप टेम्परेचर मेजर करोगे तो मॉर्निंग में आपको अलग टेम्परेचर मिलेगा, इवनिंग में, आफ्टरनून में अलग अलग टेम्परेचर मिलेगा। तो ये कौन से फैक्टर्स हो गए, एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट खराब हुआ, जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी मिली आपको ऑब्जर्वेशंस में। इसमें आपकी गलती नहीं है। तो ये फोर्थ रीज़न है, एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो ऐसे टोटल 4 रीजंस दिए हैं आपके बुक में। पहला रीज़न क्या है, क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, आपने किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है। दूसरा, जो पर्सन मेजर कर रहा है उसका स्किल कैसा है। तीसरा, आपने कौन सी मेथड यूज़ की है मेजरमेंट के लिए। और चौथा, कोई एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स है जिनकी वजह से आपका रिजल्ट खराब हो रहा है। ओके, तो ऐसे कुछ रीजंस होते हैं जिनकी वजह से ऑब्जर्वेशंस में अनसर्टेनिटीज हमें मिलती है।
नेक्स्ट पॉइंट है एरर। एरर देखो क्या होता है, मैंने आपको अभी रीडिंग दिया था L1 इज इक्वल टू 13.9 सेंटीमीटर, और हमारी ट्रू वैल्यू क्या थी, ट्रू वैल्यू बोल सकते हैं या फिर एक्चुअल वैल्यू भी बोल सकते हैं, वो कितनी थी 14 सेंटीमीटर। तो ये जो है ये आपका आपने मेजर किया हुआ रीडिंग है, तो इसको ऑब्जर्व वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो ऑब्जर्व वैल्यू और ट्रू वैल्यू इन दोनों के बीच में, या फिर मेजरिंग वैल्यू और ट्रू वैल्यू इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है 0.1 का। ये आपने कैसे निकाला, ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू, इसमें से आपने इसको माइनस किया 13.9, तो आपको क्या आंसर मिला, दैट इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। मतलब आपके मेजरमेंट में कितना एरर आ रहा है, 0.1 सेंटीमीटर का एरर आ रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। दैट मीन्स द फॉल्ट विच में ऑकर्स ड्यूरिंग मेजरमेंट कॉल्ड एज एरर, और वी कैन से द डिफरेंस बिटवीन, ये क्या है डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू और मेजरिंग वैल्यू कॉल्ड एज एरर, ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग, इसी को बोला जाता है एरर। तो इसके बहुत सारे टाइप्स है, वो भी हम लोग स्टडी करने वाले हैं, और एरर को कैसे मेजर करना है इसके ऊपर, एरर मेजरिंग एरर के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आज हम उसके टाइप्स देखने वाले हैं। कल के लेक्चर में मैं आपको एरर और उसके मेजरमेंट के बारे में बताऊंगी। एरर दो टाइप की होती है, पहली होती है सिस्टमैटिक एरर और दूसरी होती है रैंडम एरर। सिस्टमैटिक उसी में उसका मीनिंग है, देखो सिस्टमैटिक मतलब उसमें सिस्टमैटिकनेस नहीं है। अभी हमने स्टूडेंट्स का एग्जांपल मैंने आपको दिया था, उन्होंने सिस्टमैटिकली मेजरमेंट नहीं किया, उसकी वजह से एरर ऑकर हुई, तो उसको हम कहेंगे सिस्टमैटिक एरर। बट रैंडम एरर जो ह्यूमन बीइंग के ऊपर डिपेंड नहीं करती, रैंडम एरर किसकी वजह से हुई, सडन चेंज इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, जैसे कि हम बोल सकते हैं टेम्परेचर चेंज हो गया, प्रेशर चेंज हो गया, इसमें ह्यूमन बीइंग की गलती नहीं है, तो इसको हम रैंडम एरर बोल सकते हैं। इन दोनों के बारे में डिटेल में हम लोग स्टडी करते हैं। तो देखो बच्चों, सिस्टमैटिक एरर की डेफिनेशन क्या है। सिस्टमैटिक एरर का मतलब होता है, सिस्टमैटिक एरर आर एरर्स दैट आर नॉट डिटरमाइंड बाय चांस, मतलब ये बाय चांस आने वाली एरर नहीं है। मतलब जैसे कि सडनली टेम्परेचर चेंज हो गया, सडनली प्रेशर चेंज हो गया, इसमें ऐसे नहीं होता। बाय चांस टेम्परेचर चेंज होता है, बट ये सिस्टमैटिक एरर में ऐसे नहीं होता, इट इज़ नॉट डिटरमाइंड बाय चांस। तो कैसे, बट आर इंट्रोड्यूस्ड बाय एन इनएक्यूरेसी, तो ये किसकी वजह से इंट्रोड्यूस्ड हो रही है, इनएक्यूरेसी की वजह से। इनएक्यूरेसी क्यों आ रही है, इन्वॉल्विंग आइदर द ऑब्जर्वेशंस और मेजरमेंट प्रोसेस। मतलब आपने जो ऑब्जर्वेशन लिए हैं, मेजरमेंट प्रोसेस जो किया है, उसकी वजह से जो एरर ऑकर हुई है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक एरर। ये प्रॉपर डेफिनेशन है सिस्टमैटिक एरर की। ये क्यों आ रही है, किस ह्यूमन बीइंग की वजह से ऑब्वियसली, या फिर इंस्ट्रूमेंट की वजह से भी आ सकती है, बाई चांस नहीं आती। अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट हमने खराब चॉइस किया है तो हमारे रीडिंग में, मेजरमेंट में एरर आएगी, उसी को हम लोग बोलेंगे सिस्टमैटिक एरर। तो ये सिस्टमैटिक एरर अलग अलग तरीके से आ सकती है। तो ऐसे 2-3 टाइप्स में आपको सिस्टमैटिक एरर के बताती हूँ जो ऑकर होती है, वो एग्जाम्पल के साथ में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। उसी को बोला जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टमैटिक एरर, मतलब टाइप्स ऑफ सिस्टमैटिक एरर। पहला टाइप है इंस्ट्रूमेंटल एरर। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट खराब है, उसकी वजह से जो एरर ऑकर हो रहा है उसको हम बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरा टाइप है एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, इसको डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं एग्जांपल्स के साथ। और तीसरा है पर्सनल एरर, जो कि ह्यूमन बीइंग की वजह से किसी पर्सन का स्किल अच्छा नहीं है मेजरिंग का, तो उसकी वजह से जो एरर ऑकर होगा उसको हम बोलेंगे पर्सनल एरर। वैसे 3 टाइप्स में इसको डिफाइन किया है सिस्टमैटिक एरर को, तो 1 बाय 1 मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ विद द एग्जाम्पल्स। पहला टाइप है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इट अराइजेज ड्यू टू द डिफेक्टिव कैलिब्रेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। देखो स्पीडोमीटर, आपको पता है बाइक को स्पीडोमीटर होता है, और यहाँ पे होता है उसका 0 सपोज, ठीक है, 0, 10, 20, 30 ऐसे रीडिंग होगा, 10, 20, फिर 30, 40 ऐसे रीडिंग है, ठीक है। और इसका इनिशियली जब बाइक स्टॉप रहेगी तो ये इसका पॉइंटर रहेगा, तो पॉइंटर इनिशियली कहाँ होता है, 0 पे। सपोज यहाँ 100 है,
ऐसे कंसिडर करते हैं और अपनी बाइक 80 के स्पीड पे चलती है, राइट ना। हाँ, तो यहाँ पॉइंटर अभी इनिशियली कहाँ होना चाहिए, 0 पे होना चाहिए जब अपनी बाइक स्टॉप होगी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से इसका जो पॉइंटर है वो पॉइंटर 100 के ऊपर है इनिशियली, और फिर आपने बाइक का स्पीड स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद क्या होगा, ये 0 पे जाएगा, 10 पे जाएगा, 20 पे जाएगा, 30 पे। अभी आपकी बाइक का स्पीड 30 है, बट क्या एक्चुअल में वो 30 है? जी नहीं, वो कितना है, 10, 20, 30, 40, क्योंकि ये इनिशियली कहाँ था, 100 पे था। तो 10 ऑलरेडी ये था, 10 ऑलरेडी उसमें रीडिंग है और उसमें हमने 30 ऐड कर दिया, तो अपनी बाइक का स्पीड तो एग्जैक्टली 40 है। समझ में आया सबको? तो ये क्यों हुआ, दिस इज ड्यू टू डिफेक्टिव कैलिब्रेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन डिफेक्टिव है, उसकी वजह से जो एरर ऑकर हुआ उसको हम बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो इसके एग्जाम्पल्स हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। पहला एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। If the pointer of weighing balance in the laboratory already indicating some value instead of showing 0, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, सपोज आपकी लैबोरेटरी में वेइंग बैलेंस है, तो उसका पॉइंटर ऑलरेडी कुछ वैल्यू बता रहा है, 0 पे नहीं है इनिशियली, तो उसमें एरर ऑकर होगा। दूसरा एग्जांपल, 0 ऑफ थर्मोमीटर नॉट ग्रेजुएटेड एट प्रॉपर प्लेस। अगर थर्मोमीटर का रीडिंग ले रहे हैं आप लोग, तो थर्मोमीटर का 0 प्रॉपर प्लेस पे नहीं ग्रेजुएट कर रहा है, तो वहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल एरर ऑकर हो सकता है। तो ये है टाइप्स इंस्ट्रूमेंटल एरर की डेफिनेशन, और उसके कुछ एग्जांपल्स मैंने ऑलरेडी नोट्स में दिया है। सेकेंड टाइप है एरर ड्यू टू इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। मतलब देखो, एरर ऑकर्स ड्यू टू डिफेक्टिव सेटिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। इसके लिए एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। आप लोगों ने ट्यूब दी, लैबोरेटरी में ट्यूब होती है, आपको पता है, जिसमें हम लोग लिक्विड लेते हैं और उसके ऊपर कुछ मार्किंग किया होता है, स्केल मार्क की होती है। तो ऐसी ट्यूब हमने ली है और उसमें आपने लिक्विड लिया। लिक्विड लेने के बाद आपने उसको वर्टिकल, आप ऐसे रीडिंग लेते हो वर्टिकल पकड़ के, आपने कितना सॉल्यूशन लिया है, आपने वर्टिकल नहीं पकड़ा, आपने उसको ऐसे पकड़ के लिया, तो क्या एग्जैक्ट रीडिंग वो दिखाएगा? जी नहीं। यहाँ पे क्या किया हमने, डिफेक्टिव सेटिंग की। अगर आप इसको ऐसे पकड़ते हो एग्जैक्टली वर्टिकल, तो आपको एग्जैक्टली लिक्विड यहाँ तक दिखेगा, लेकिन अगर आप इसको ऐसे पकड़ते तो लिक्विड थोड़ा नीचे दिखेगा। तो इसमें किसका फॉल्ट है? हमारा फॉल्ट है। तो ये ऑकर क्यों हुआ? एरर ऑकर्स ड्यू टू डिफेक्टिव सेटिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, दैट एरर इज ड्यू टू इनपरफेक्शन इन एन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ सिस्टमैटिक एरर। तीसरा टाइप है पर्सनल एरर। इसी को ह्यूमन एरर भी बोला जाता है, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग की वजह से होती है। क्यों होती है देखो, द एरर इंट्रोड्यूस ड्यू टू फॉल्ट ऑफ एन ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर उसको ठीक से ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, उसकी वजह से पर्सनल एरर होती है। मतलब आपको बोला गया कि इसकी लेंथ मेजर करो, अगर आप लेंथ मेजर करोगे, अगर आप इस साइड से उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, कुछ एंगल से आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपको अलग लेंथ दिखेगी। अगर आप इस साइड से एंगल देख रहे हो तो अलग लेंथ दिखेगी। अगर आप एग्जैक्ट ऊपर से देख रहे हो तो आपको एक्यूरेट रीडिंग मिलेगा। कुछ एंगल से देखोगे तो आपको 0.1 सेंटीमीटर का गैप मिलेगा। तो ये किसका फॉल्ट है? ये ह्यूमन बीइंग का फॉल्ट है, इसीलिए इसको कहा जाता है पर्सनल एरर, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ह्यूमन एरर। द एरर इंट्रोड्यूस ड्यू टू फॉल्ट ऑफ एन ऑब्जर्वर कॉल्ड एज पर्सनल एरर। ऐसे टोटल 3 टाइप्स की सिस्टमैटिक एरर होती है। इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर को कांस्टेंट एरर भी बोला जाता है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट चेंज करने के सिवाय हमें दूसरा ऑप्शन नहीं है, इंस्ट्रूमेंट ही चेंज करना पड़ेगा, तभी आपकी एरर निकल सकती है, इसीलिए इसको कांस्टेंट एरर भी बोला जाता है। दूसरी एरर हमने देखी, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, और तीसरी एरर हमने देखी पर्सनल एरर। तो ऐसे टोटल 3 टाइप की सिस्टमैटिक एरर्स होती है, जिनके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी उनकी डेफिनेशंस भी बताई और एग्जांपल्स भी बताया, नोट्स में डिटेल में लिखा भी है। ये एक्चुअली एक्सप्लेन करने के लिए आपको पूछी जाती है, बाकी इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते। नेक्स्ट जो टाइप हमने देखा था दैट इज द रैंडम एरर। पहला सिस्टमैटिक एरर और दूसरा हमने देखा था रैंडम एरर, उसी को कहा जाता है एक्सीडेंटल एरर। सॉरी, यहाँ पे आई चाहिए, राइट ना, हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक। रैंडम एरर और एक्सीडेंटल एरर भी बोला जाता है उसको। मैंने आपको क्या कहा था कि ये एरर क्यों ऑकर होता है? दिस एरर ऑकर्स ड्यू टू चेंज इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। ये क्यों ऑकर होता है? ड्यू टू चेंज इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। एक्सपेरिमेंटल कंडीशन कौन सी चेंज होती है? जैसे कि
एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। जैसे कि हम बोल सकते हैं क्या चेंज होता है, टेम्परेचर सडनली चेंज हो गया, राइट। अभी तक हमें ठंडी लग रही थी, अब गर्मी लगने लगी, सडनली टेम्परेचर चेंज हुआ, उसमें हमारी गलती नहीं है। या फिर प्रेशर चेंज हो गया, किसी गैस का प्रेशर सडनली चेंज हो, वो हमारे हाथ में नहीं है। टेम्परेचर चेंज होना, प्रेशर चेंज होना, ये हमारे हाथ में नहीं है। चेंज इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस की वजह से जो एरर ऑकर होती है उसी को हम लोग बोलते हैं रैंडम एरर। और ये एक्सीडेंटल एरर होती है, इसको हम निकाल नहीं सकते। टेम्परेचर आप चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते। एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड है, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर हम नहीं चेंज कर सकते, गैस का प्रेशर हम नहीं चेंज कर सकते, तो ऐसी एरर्स को हम रिमूव नहीं कर सकते। इंस्ट्रूमेंटल एरर को हम रिमूव कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट चेंज करके, या फिर एरर इन परफेक्शन में रिमूव कर सकते हैं, ठीक से रीडिंग लो, स्किल बढ़ाओ, उससे हम उसको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन ये जो एरर है रैंडम एरर, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ एरर। पहला है सिस्टमेटिक एरर, दूसरा है रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर के हमने 3 टाइप्स देखे, रैंडम एरर बस रैंडम एरर ही है, इसमें टाइप्स नहीं है। रैंडम एरर को हम इलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन उसको थोड़ा कम कर सकते। कैसे कम कर सकते? जैसे हमने उसके 2-3 रीडिंग लिए, L1, L2, L3, ऐसे 3-4 ऑब्जर्वेशंस लो, मल्टीपल रीडिंग्स लो, उससे आप उसके एक्यूरेट वैल्यू की तरफ जा सकते हो, एक्यूरेसी की तरफ जा सकते हो। तो ऐसे हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, बट पूरी तरह से इसको निकाल नहीं सकते रैंडम एरर को। नेक्स्ट पॉइंट है जनरल मेथड्स टू मिनिमाइज सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर को हम कम कैसे कर सकते हैं, मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि पहला जो है इंस्ट्रूमेंट अच्छा लो, बाय यूजिंग करेक्ट इंस्ट्रूमेंट। अगर करेक्ट इंस्ट्रूमेंट आपने यूज किया, अच्छा इंस्ट्रूमेंट आप यूज करोगे, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर को आप अवॉइड कर सकते हैं। ओके। सेकेंड, following proper experimental procedure, following proper experimental procedure। तीसरा है रिमूविंग पर्सनल एरर। मतलब आप जो एंगल में देख रहे थे, लेंथ मेजर कर रहे हैं, एंगल में मत देखो, वर्टिकली देखो एग्जैक्टली उसको, तो ऐसे हम लोग उसको रिमूव कर सकते हैं। दीज आर द जनरल मेथड्स टू मिनिमाइज सिस्टमैटिक एरर बाय यूजिंग करेक्ट इंस्ट्रूमेंट, फॉलोइंग प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर एंड रिमूविंग पर्सनल एरर। तो बच्चों ये है एक्यूरेसी, प्रिसीजन और टाइप्स ऑफ एरर हमने देखे। ये सिर्फ थेरोटिकल पार्ट मैंने आज आपको पढ़ाया है, एक्चुअली इसके कैलकुलेशंस अभी बाकी हैं। तो कैलकुलेशंस में हम लोग सब स्टडी करेंगे कि एरर को कैसे निकालना है, कितने परसेंट की एरर है, रिलेटिव एरर क्या होती है, टाइप्स ऑफ एरर क्या होते हैं, ये सब कुछ बाकी है जो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।